गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का वीडियो आपने देखा जिसमें हमने 16वां लेसन जैविक अजैविक संसाधन स्टार्ट किया था, जिसमें कल आपको पशु संपदा के बारे में बता दिया गया था। मंडे को असाइनमेंट आपने देखा होगा, उसमें जो टेस्ट में जो लेसन दिए गए हैं, ये अपने ये कहें कि पहले आपको 11वां 12वां और सेकंड बुक का पहला जो लेसन था उसके नोट्स भेज दिए गए, और टेस्ट में आपको सेकंड बुक का दूसरा और तीसरा लेसन भी दिया गया है, यानी 5 लेसन दिए गए हैं। पता है आपको 11वां 12वां और पहला दूसरा तीसरा सेकंड बुक का। तो दूसरे और तीसरे के नोट्स आपके पास नहीं थे, वो मैंने मंडे को असाइनमेंट भेजा था, उसमें नोट्स भेज दिए हैं, तो वो आप चेक कर लें और फिर कॉपी में लिख लें। यहां तक आपके पास में 15 लेसन के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अरे समझ में कितने लेसन के नोट्स आपके पास हो गए? 15 लेसन के नोट्स का जो होमवर्क है वो आपके पास होना चाहिए। आज का अपना बिंदु है वन संसाधन के बारे में। देखिए, वन होते क्या है? वन से अभिप्राय होता है प्राकृतिक वनस्पति। केवल वन से अभिप्राय आप इतना जानते हैं कि जहां पर बहुत अधिक वृक्ष होते हैं, बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं, उसे अपन वन कहते हैं। नहीं, देखिए, मुख्यतः वन या प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय वृक्षों, झाड़ियों व घास के विस्तृत समूह से होता है। वन क्या है? वन संसाधन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति या वन से अभिप्राय वृक्षों, झाड़ियों अथवा घास का एक विस्तृत समूह वन कहलाता है। तो देखिए, मुख्यतः जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में वन संसाधन विद्यमान है। देखिए, मुख्यतः अपने भारत की बात करें, वर्ष 2001 में अपने भारत में वन का प्रतिशत था कितना? 19.40%। लेकिन वर्ष 2015 केवल जन जागरूकता के कारण से, लोगों के प्रयासों के कारण से भारत में 21.34% वन का प्रतिशत है। यानी ये एक अच्छी बात है अपने भारत के लिए, वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि होना। वर्ष 2001 में 19.40% वन क्षेत्रफल था, और वर्तमान या 2015 के आंकड़ों के अनुसार 21.34% वन क्षेत्रफल है। देखिए, मुख्यतः हम फिर भी मानद आंकड़ों से कम है। मानद आंकड़ा कितना प्रतिशत है? 33%। किसी भी देश का जो कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन विद्यमान होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो मुख्यतः 19.40 से 21.34% वृद्धि होना, ये भी अच्छी बात है। देखिए, मुख्यतः बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो ये। वन कम होने के या वन विनाश के प्रधान कारण है क्या, या अपने भारत के अंतर्गत घटता हुआ वन क्षेत्रफल 21.34% कोई अधिक नहीं है। तो ये जो घटता हुआ वन क्षेत्रफल है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मुख्यतः पहला कारण वन क्षेत्रफल के कम होने का कि कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि होना। बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे भारत के अंतर्गत वर्ष 2011 के आंकड़ों को अपन देखें तो प्रतिवर्ष एक वर्ष में लगभग 2.25 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि अपने अकेले भारत में होती है। अब
प्रतिवर्ष लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या वृद्धि होती है, तो उनके भरण पोषण के लिए उत्पादन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। क्षेत्रफल में कोई वृद्धि होती है, क्षेत्रफल भारत का पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, केवल वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। लोगों के भरण पोषण के लिए कृषि उत्पादों की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। कृषि उत्पादों की आवश्यकता होगी तो वर्तमान विद्यमान जो कृषि भूमि क्षेत्रफल है वो कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कृषि भूमि की मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी जनसंख्या की अधिकता के कारण से। अब कृषि हेतु भूमि लाएंगे कहां से? आवासीय भूमि को तो इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में देंगे नहीं। जो वन क्षेत्रफल है वनों को काट करके वहां पर उत्पादन का कार्य चलेगा, परिणाम स्वरूप वन प्रतिशत में क्या होगी? कमी। तो पहली बात, कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। दूसरा, तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण। आज अपन भारत की जनसंख्या की बात करें तो कृषि में संलग्न जनसंख्या का अनुपात भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों का जो रुझान है, ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत औद्योगिक क्रियाकलापों के अंतर्गत लगे हुए हैं। विकास की प्रक्रिया अपने भारत में तीव्र गति से चल रही है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया अपने भारत में तेज गति से चल रही है, जिसके कारण से जो वन भूमि है वनों को काट करके वहां पर नवीनतम नए तकनीक पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाती है। शहरीकरण, आज ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। सारी सुविधाएं होने के कारण वन क्षेत्र को काट करके धीरे धीरे वहां पर बसावट का कार्य होता जा रहा है, जनसंख्या अधिक है। ये सारे कारण भारत के अंतर्गत वन प्रतिशत को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। एक बिल्कुल सामान्य कारण जो अपने नजर में है वो बता रहा हूं। तीसरा, घरेलू आवश्यकताओं के कारण वनों की कटाई। आज लकड़ी का ईंधन के रूप में काम में लेना, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर आदि कार्यों के अंतर्गत लकड़ी को काम में लेना, या लोग अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है अपने भारत में, जिसके कारण वनों का प्रतिशत कम हो रहा है। और सामान्य कारण अपन देखिए, जैसे अनियंत्रित पशुचारण। अपने भारत के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चारे व पानी के लिए लाया और ले जाया जाता है। अनियंत्रित पशुचारण अपने भारत के अंतर्गत चल रहा है, वो भी वनों की कमी में प्रधान कारण है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। एक आपने पढ़ा है स्थानांतरित कृषि के बारे में। क्या होती है स्थानांतरित कृषि? मैंने बताया था पूर्वोत्तर भारत में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत वनों को काट करके या वन भूमि को साफ करके या वनों को जला करके वहां पर मुख्यतः कृषि का कार्य किया जाता है। 3 से 5 वर्ष तक कृषि का कार्य करने के बाद फिर से कोई वन क्षेत्र को काटा जाता है या जलाया जाता है। किसका नुकसान हुआ? वनों का हुआ या नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारत में वनों की स्थिति अलग प्रकार की है। तो ये तो ये भारत में वन विनाश के कारण। आगे देखते हैं भारत में वन वितरण, महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं वन वितरण में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो कहाँ होते हैं? सबसे पहले जहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो, 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो और 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्यान में रहेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर होते हैं? जहां औसत वार्षिक वर्षा तो कितनी हो, 200 सेंटीमीटर और तापमान कितना हो, औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी दो चीजें होती हैं, अपन ये कह सकते हैं कि एक तो क्या होना चाहिए, पर्याप्त वर्षा और एक तापमान की अधिकता। ये दो बिंदु होने चाहिए। जिससे क्या होता है, देखो तापमान की अधिकता और पर्याप्त जो वर्षा होती है ये वृक्षों को अधिक लंबा और जल्दी बढ़ने वाला बनाती है। यानी इससे एक बात स्पष्ट होती है कि वृक्षों की लंबाई कब बढ़ती है, जब ये दोनों हो, पर्याप्त वर्षा और तापमान। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लंबाई कहां तक होती है, 40 से लेकर 60 मीटर ऊंचाई तक होती है। दूसरी, वृक्षों की जो लकड़ी होती है वो काली होती है, कठोर होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और वृक्ष जो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वो कैसे होते हैं, सघनतम पास पास। यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो उन वृक्षों को पार करके सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इन वृक्षों की जो कटाई है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की प्रतिभा सागवान है, जैसे मान लो उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, या महोगनी है, महोगनी इसी का उदाहरण है। एक ही स्थान पर महोगनी के वृक्ष होंगे तो किसी को महोगनी के वृक्षों की आवश्यकता होगी तो उस स्थान से काट लेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक स्थान पर भिन्न भिन्न प्रजातियों के, एक महोगनी का वृक्ष है, एक गट्टापारचा का है, एक इबोनी का है, एक तूल का है, एक ताड़ का है, एक रबड़ का है, एक सिलिकॉन का है, एक साल का है, एक गुर्जन का है। यानी इस प्रकार अलग अलग वृक्षों की प्रजातियों का केंद्रण होता है। ये सदाबहार वन की विशेषता है। कोई दिक्कत? तो सदाबहार वन में क्या देखा हमने कि कहां पर होते हैं, पहली बात जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और जहां का जो तापमान की पर बात करें वो तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा व तापमान की अधिकता इन वृक्षों को अधिक लंबा और जल्दी बढ़ने वाला बनाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की लंबाई 40 से 60 मीटर होती है। काले और कठोर वृक्ष होते हैं या वृक्षों का रंग होता है, तो ये कह सकते हैं वृक्ष सघनतम होते हैं कि धरातल पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता और एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं। कौन कौन से वृक्ष होते हैं इनके अंतर्गत? अभी जो मैंने नाम बोले थे वो सारे इसी के हैं। महोगनी, गट्टापारचा, इबोनी, तून, ताड़, रबड़, सिलिकोना, साल, गुर्जन, तुलसर, जंगली आम, चपलास, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि ये अपने भारत में है कहां? पहली बात, कहां पाया जाता है? एक तो अपने भारत के पूर्वोत्तर भाग में यानी उत्तर पूर्वी भाग में, हिमालय के कौन से प्रदेशों में? तराई प्रदेशों में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर
या मुख्यतः अपने इसमें एक वो लिख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत में इनका विस्तार है। उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय के तराई प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर यानी महाराष्ट्र से केरल तक, महाराष्ट्र से केरल तक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। ये विशेषता हो गई, ये क्षेत्र हो गए, और नाम जो बताए थे वो इसके उदाहरण हो गए। कोई दिक्कत? दूसरा आता है मानसूनी या पतझड़ी वन। देखिए कहाँ होते हैं, तो इनके लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर, और औसत वार्षिक जो तापमान है 26 से लेकर के कितना डिग्री? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। मुख्यतः वर्ष में एक बार यानी ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इन वनों के वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? पतझड़ी वन। पर्णपाती वन भी आपने नाम सुना होगा। कौन से वन? पर्णपाती। पत्ते पीले होकर के नीचे गिर जाते हैं, तो ये पतझड़ वन है। वृक्ष जो होते हैं वो लगभग 20 से लेकर के 45 मीटर की ऊंचाई वाले होते हैं। फिर से देख लो, मानसूनी पतझड़ी वन, औसत वार्षिक वर्षा कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर, तापमान कितना? 26 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। वृक्षों की ऊंचाई कितनी? 20 से लेकर के 45 मिनट। इनको और क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन। क्यों? क्योंकि वर्ष में एक बार, कब? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इन वृक्षों के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। भारत में कहां पर पाए जाते हैं? ध्यान दीजिए, भारत में हिमालय के बाहरी और निचले ढालों पर एक तो, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। दूसरा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी मध्य भारत, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी आ गया, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग यानी आंध्र प्रदेश और तमिल, ये इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। प्रमुख वृक्ष पूछ सकता है कि भाई मानसूनी पतझड़ी वन के कोई प्रमुख वृक्षों के नाम बताओ, तो साल, सागवान, शीशम, चंदन, रोजवुड, कुसुम, पलास, आंवला, महुआ, ये सारे इसके उदाहरण हैं। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा। दो गए। तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन। वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर। तापमान कितना? 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है। मुख्यतः विशेषता, इन वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। पत्तियां हैं मोटी होती हैं। तना है खुरदरा होता है। ये उनके वृक्षों की विशेषताएं होती हैं। जो वृक्षों की जो लंबाई है बहुत कम होती है, लगभग 6 से लेकर के कितने मीटर की? 9 मीटर तक की ऊंचाई होती है। कारण ये कि यहाँ पर किसका अभाव रहता है? वर्षा का अभाव। फिर से देखो, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ होते हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का होना, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना,
यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी, तना खुरदरा होता है, वृक्षों की लंबाई कम होती है 6 से 9 मीटर, जिसका प्रधान कारण वर्षा का अभाव। कहाँ होता है? तो क्षेत्र की बात करें तो पहला क्षेत्र है अपना राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग, अरावली, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम भारत, जिसके अंतर्गत राजस्थान का पूर्वी भाग आ गया, अरावली पर्वत है, दक्षिण पश्चिम पंजाब है, हरियाणा है, और एक मुख्यतः जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसके शुष्क भाग, दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भाग, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब अपने राजस्थान में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उदाहरण हो जाएंगे आम है, बरगद है, बबूल है, खेजड़ी है, नीम है, जामुन है, आंवला है, ये मुख्यतः इसके उदाहरण हो गए। कोई दिक्कत? चौथा है मरुस्थलीय वन। मरुस्थल का मतलब औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी जहां पर क्या हो, कम हो, और औसत वार्षिक तापमान 25 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। वृक्षों की जड़ें मोटी होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इनमें जरूर कम होती है, जिससे जो जल है वो जल कम नष्ट होता है, कम उड़ता है। मुख्यतः वृक्षों के स्थान पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियां अधिक पाई जाती हैं, ये भी इसमें विशेष बात है। वृक्ष दूर दूर होते हैं, और खजूर के अलावा अन्य वृक्षों की लंबाई भी मरुस्थल के अंतर्गत कम होती है। क्षेत्र अपन सभी जानते हैं, पंजाब का दक्षिणी पश्चिमी भाग, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कौन कौन से 4 क्षेत्र हो गए? दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 4 क्षेत्र हो गए। मुख्य वृक्षों की बात करें तो नागफनी, केर, खेर, खेजड़ी, खजूर, बबूल, बेर, रामबास, ये मुख्यतः इनके उदाहरण हो गए मरुस्थलीय वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले वृक्षों के। तो ये 2 हो गए। तीसरा अपना आता है फिर 5वां, इसका मतलब कौन सा? पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों को क्या कहा जाता है? पर्वतीय वनों को कहा जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन। किसे कहते हैं? देखिए, इनके अंतर्गत वृक्षों की जो ऊंचाई है 15 से 18 मीटर, वृक्षों की पत्तियां घनी, सदाबहार, तना मोटा होता है, और जो वृक्षों का जो तना होता है उसके लताएं यानी जो बेल वगैरह होती है वो लिपटी हुई होती हैं, नीचे सघन झाड़ियां होती हैं। ये मुख्यतः पर्वतीय वनों के अंतर्गत होता है। पूर्व पश्चिम हिमालय प्रदेश, असम की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश का पंचवटी क्षेत्र, महाराष्ट्र का महाबलेश्वर क्षेत्र, ये मुख्यतः पर्वतीय वनों से अधिक पाए जाते हैं। वहां पर चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, लार, बर्च, मेपिल, ये अनेक वृक्ष जो वहां पर पाए जाते हैं। और एक 6वां अंतिम होता है कौन सा? ज्वारीय वन। ये 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं अपने भारत में। ज्वारीय वन किसे कहेंगे? भाई जब ज्वार भाटा आता है समुद्रों में, तो समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण जो जल बाहर है या जो जल ऊपर की ओर जाता है वो बाहर समुद्रों के किनारों पर भी फैल जाता है। तो वृक्षों की जड़ें क्या होती हैं? समुद्र के जल में डूबी रहती हैं, ठीक है। शाखाएं निकल करके उस जड़ की जो शाखाएं होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार के वृक्ष होते हैं जो कि हमेशा हरे भरे होते हैं, उनकी लकड़ी मुलायम होती है, कीचड़ व दलदली भागों के अंतर्गत होते हैं। ज्वार भाटा आता है तो जब जल ऊपर की ओर जाता है वो नीचे की ओर आता है तो जल है वो किनारों में बिखरता है, जिससे उन वनों के अंतर्गत जो जल है जल की पूर्ति होती रहती है, उनकी जो जड़ें हैं वो जल में डूबी रहती हैं, हमेशा दलदली भागों के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो कहां पर जो भी जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, हुगली नदी है, उनके डेल्टे हैं, वहां पर कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, उनके मुहानों पर, गोदावरी नदी के मुहाने पर जो नदियां ये नदी क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, वहां पर ये पाए जाते हैं।
मुख्यतः ताज, नारियल, सुंदरी, ये अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान में या उनके डेल्टा में सबसे अधिक जो वृक्ष पाया जाता है उसे सुंदरी वृक्ष कहते हैं, उसे सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा जाता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसे कौन सा डेल्टा कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। और जिस सुंदरवन डेल्टा कहने का प्रधान कारण क्या है कि वहां पर सर्वाधिक रूप से कौन से वृक्षों की अधिकता पाई जाती है? सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता वहां पर देखने को मिलती है। ये 6 प्रकार के वृक्ष अपने भारत के अंतर्गत, 6 प्रकार के वन है वो अपने भारत के अंतर्गत मुख्यतः पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब वनों से देखो लाभ हानि की अपन बात करें तो वनों से लाभ हानि ये सारी बातें अपन जानते हैं। प्रत्यक्ष लाभ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, मूल्यवान लकड़ी है वो हमें प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, फर्नीचर उद्योग इससे चलता है, वन होते हैं वो वन्य जीवों के आश्रयदाता होते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, ये प्रत्यक्ष लाभ हमारे को दिखाई देते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वनों से, पेड़ पौधों के माध्यम से वायु है वो वायु क्या होती है? आर्द्र होती है, जिससे वर्षा की स्थिति बनती है। जलवायु को सम करने का कार्य, ये भी एक अप्रत्यक्ष कार्य है वनों का। भूजल जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसको ऊपर उठाने का कार्य भी करते हैं। जैविक संतुलन को बनाए रखना, ये भी एक अप्रत्यक्ष लाभ है। हरित गृह प्रभाव को रोकना, ये भी एक अप्रत्यक्ष लाभ है। तो ये मुख्यतः वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं। ये वन संसाधन कंप्लीट। कल अपन देखेंगे मत्स्य संसाधन के बारे में, मछली संसाधन के बारे में। कोई दिक्कत? ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद, शेष देखेंगे कल।